अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम में इस वाले ओआरसीसी सेशन में जिस चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज़ लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। एंड इसमें हम डिफरेंट ना मूड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक ना रोडवेज के बारे में, रेलवेज के बारे में, उसके बाद में एयरवेज के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में या वाटरवेज के बारे में। हम इस वाले चैप्टर में आपके साथ ना डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मगर जो इस वाले चैप्टर में जो डिफरेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में, नंबर वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। आपने बोलना है कि सिग्निफिकेंट रोल क्या प्ले करती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। दिस इज नंबर वन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। Second is what is the significance of border roads. Third is define road density. Then is why are the means of transport and communication called the lifelines of nation and its economy. कि क्यों means of transport and communication को बोला जाता है lifelines of nation and economy. Then is what are the characteristics of Kandla seaport. Mention 3 points आपने कांडला पोर्ट के बारे में लिखना है। उसके बाद में गिव एनी 3 डिमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज। आपको एयर ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज के 3 डिमेरिट्स, 3 ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस आपने यहां पे लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 इज रोडवेज स्टिल हैव एन एज और रेलवेज इन इंडिया। इंडिया में रोडवेज जो है ना दे आर स्टिल हैविंग एज ऑन दी रेलवेज। आपने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, सबस्टेंशिएट करना है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि इंडिया में अभी भी रोडवेज जो है ना दे आर स्टिल हैविंग एन एज ऑन द रेलवेज। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना व्हाई इज एयर ट्रैवल मोर पॉपुलर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एयर ट्रैवल जो है ना एयर ट्रांसपोर्ट क्यों ज्यादा पॉपुलर है। एज वी नो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब हम बात करते हैं वो हिली एंड माउंटेनियस एरिया है, तो रोड कनेक्टिविटी वहां पे ना उतनी पॉसिबल नहीं है, ना ही आपको रेलवेज का नेटवर्क वहां पे मिलेगा। सो दैट्स वाई वहां पे प्रेफर किया जाता है, वहां पे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, या हम बोले कि वहां पे प्रेफर किया जाता है एयर ट्रैवल एज कंपेयर टू द रोड एंड रेलवे ट्रैवल। क्योंकि वहां पे टेरेन जो है ना ये हिली है, rugged in terrain, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज फार एज द दिस लास्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी इज कंसर्न। इट इज लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ओके, इसमें जो पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रोडवेज। ठीक है, रोडवेज की हम बात करेंगे। इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। और यहां पे आप ये डेटा जो है ना ये इस बात को जस्टिफाई करता है कि इंडिया में क्यों आपको मिलेगा वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो आपको क्यों इंडिया में मिलेगी। एज यू कैन सी हियर 50 लाख किलोमीटर आपको यहाँ पे क्या रोड्स मिलेंगे। एंड ये डेटा इस बात को जस्टिफाई करता है कि इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। एंड जब हम बात करेंगे, जो अभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की थी कि यहां पे रोडवेज का क्यों एज है ओवर द रेलवेज, ठीक है ना, उसका रीजन क्या है। नंबर 1 जो है कि क्यों रोडवेज आर हैविंग एज ऑन द रेलवेज, ठीक है ना। इसका पहला रीजन जो है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स जो है ये है इट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवेज। रेलवे लाइन को बिछाने में ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, रेलवे लाइन को ले डाउन करने में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो वो है दैट इज मोर एक्सपेंसिव। सो दैट्स व्हाई कि यहां पे रोडवेज का एज है ओवर द रेलवेज। दिस इज नंबर 1। सेकंड इज रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। कि जो रोडवेज है ये ट्रांसफर्स कर सकते हैं कि यहां पे जो डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, जो फॉर एग्जांपल कोई इलाका जो है ना वहां पे वो हिली है, वो माउंटेनस है, कट ऑफ एरिया है, तो वहां पे भी आपको रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। सो दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे क्यों रोडवेज का एज है ओवर द रेलवेज। थर्ड जो है ना कि रोड जो है ना वो नेगोशिएट करते हैं हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, ठीक है ना,
कि जितना भी हायर ग्रेडियंट स्लोप का होगा, चाहे हिली होगा, चाहे माउंटेनियस एरिया होगा, तो वहां पे भी आपको रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। एंड सच एज ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज, हिमालयन एरिया के ऊपर, हिमालयन रीजन के ऊपर भी आपको रोड कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि इंडिया में रोड्स जो है ना दे आर हैविंग एज, स्टिल दे आर हैविंग एज ऑन दी रेलवेज। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे आप देखोगे पॉइंट नंबर 4 जो है ना, रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना ये इकोनॉमिकल भी है, ठीक है ना, ये इकोनॉमिकल भी है। और यहां पे आप देखोगे इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, कि ये इकोनॉमिकल है, फ्यू पर्सन्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स जो है ना, अगर उनको शॉर्टर डिस्टेंस लेना होगा उसके लिए भी प्रेफर किया जाता है, क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए भी प्रेफर किया जाता है। उसके बाद में पॉइंट 5 जो है ना कि ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रोडवेज की जब हम बात करते हैं ये डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कास्ट जो है उस वजह से आप देखोगे कास्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है ना दैट इज आल्सो मच लोअर। इट इज बिकॉज रोडवेज जो है ना दे प्रोवाइड डोर टू डोर कनेक्टिविटी, डोर टू डोर सर्विसेज इन इंडिया। खाली नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि जहां कहीं भी आप जाओगे वहां पे जो रोडवेज हैं दे प्रोवाइड डोर टू डोर कनेक्टिविटी। एंड देन वी आर हैविंग रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना ये सर्व करते हैं या ये यूज होता है एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अगर आप देखोगे लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने सी पोर्ट जाना होगा, अगर आपने एयरपोर्ट जाना होगा तो वहां पे आप कैसे जाओगे, आपको रोडवेज के जरिए ही आप सी पोर्ट पहुंचोगे या फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पहुंचोगे। सो दैट्स व्हाई हम इसको यहां पे बोलते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना ये एक्ट करता है एज अ फीडर एज फार एज द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कंसर्न, ठीक है। सो दिस इज वाई यहां पे आप देखोगे हमारी कंट्री में रोडवेज जो है ना इनकी क्यों इंपॉर्टेंस है या इनका क्यों एज है ओवर द रेलवेज। दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट्स व्हाई द रोडवेज इन आवर कंट्री आर हैविंग एज ऑन द रेलवेज। Okay, now we are having here, you can see here classification of roads in India. इंडिया में roads को different types में classify किया गया। Number 1 is golden quadrilateral super highways। उसके बाद में second जो है national highways are there। थर्ड जो है ना स्टेट हाईवेज आर देयर। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपको मिलेंगे, अदर रोड्स आपको मिलेंगे। देन वी आर हैविंग व्हाट, बॉर्डर रोड्स भी आपको मिलेंगे। सो दीज यहां पे रोड्स को क्लासिफाई किया गया 6 टाइप्स में, गोल्डन quadrilateral super highways, national highways, state highways, district roads, and then we are having other roads, and then we are having the border roads। तो इसमें से आप देखोगे जो पहला वाला हमने इसमें डिस्कस करना है दैट इज द गोल्डन quadrilateral super highways। गोल्डन quadrilateral super highways की जब हम बात करते हैं ये वो हाईवेज है जो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम इंडिया में बॉम्बे की बात करेंगे, हम इंडिया में कोलकाता की बात करेंगे या दिल्ली की बात करेंगे, या उसके बाद में फिर हम जो है बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली की हम बात करेंगे, या इसके अलावा हम यहाँ से चेन्नई की हम बात करेंगे। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में जो रोड्स कनेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है गोल्डन quadrilateral सुपर हाईवेज। एज यू कैन सी हियर गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो लिंक करता है किसको किसके साथ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। ये जो यहां पे आप देखोगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वेदर वी टॉक अबाउट द दिल्ली या कोलकाता की बात करेंगे, चेन्नई की बात करेंगे, मुंबई की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, इनको ये एक दूसरे से लिंक होता है बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। 6 लेन सुपर हाईवे से ये सिटीज जो है ना इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है बाय, पॉइंट इज इंपॉर्टेंट हियर, 6 लेन सुपर हाईवेज के थ्रू इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। एज यू कैन सी हियर द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु। तो जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है पहला आप देखोगे ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर जो है J&K में ये लिंक करता है इसको किसके साथ, कन्याकुमारी के साथ। उसमें आप देखोगे जो तमिलनाडु में है,
एंड उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है सिलचर जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, उसके बाद में पोरबंदर जो गुजरात में आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है JNK को कनेक्ट करता है कन्याकुमारी के साथ। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ना ये कनेक्ट करता है सिलचर जो आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कनेक्ट करता है पोरबंदर के साथ जो गुजरात में वेस्ट साइड में, ठीक है ना। उसके बाद में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इन सुपर हाईवेज का, वो ये कि टाइम रिड्यूस करना है एंड डिस्टेंस रिड्यूस करनी है बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ना बड़े बड़े सिटीज है, इंडिया की जो मेगा सिटीज हैं उनके बीच में डिस्टेंस एंड उनके बीच में टाइम को जो है ना वो कम करना है, वो मिनिमाइज करना है। इसीलिए आप देखोगे ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ना ये जो है ये प्रोग्राम यहां पे लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के मेगा सिटीज के बीच में, इंडिया के बड़े सिटीज में टाइम एंड डिस्टेंस को जो है वो रिड्यूस किया जाए। एंड इसको इंप्लीमेंट किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ये इससे रिलेटेड कभी एग्जाम में MCQ भी आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI? इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है दिस प्रोग्राम दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द दिस यू कैन सी हियर मैप जो है, ये मैप में आप देखोगे कैसे आप देखोगे ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के थ्रू कनेक्ट किया गया है। एज यू कैन सी हियर दिल्ली हियर, मुंबई हियर, चेन्नई यू कैन सी हियर, कोलकाता हियर। यहां पे आप देखोगे नेटवर्क जो है 6 लेन सुपर हाईवेज जो ना इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। So this is golden quadrilateral super highways. Now moving on to the next one, we have national highways, ठीक है ना। नेशनल हाईवेज की जब हम बात करते हैं, ये नेशनल हाईवेज जो ना ये लिंक करते हैं एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जो एक्सट्रीम पार्ट्स है और उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है ना। सो वी कॉल देम व्हाट, द नेशनल हाईवेज एंड दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स। ये प्राइमरी रोड सिस्टम्स हैं और इनको लीड करने की और मेंटेन करने की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो है इस डिपार्टमेंट की, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ना, इट इज द डिपार्टमेंट जो क्या जिसका काम क्या है, जिसकी ये रिस्पांसिबिलिटी है टू लीड एंड टू मेंटेन द नेशनल हाईवे जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग is called the national highway number 1 between Delhi and अमृतसर। दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में जो दिल्ली को अमृतसर के साथ कनेक्ट करता है, वहां पे वी आर हैविंग ए नेशनल हाईवे एंड उस नेशनल हाईवे का नाम है शेरशाह सूरी। ये एक अफगान रूलर था, अफगान डायनास्टी का ये रूलर था जो जिसको फाउंडर माना जाता है सुर डायनास्टी का, अफगान रूलर था। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जिसने मुगल रूलर हुमायूं को 2 बार हराया, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे शेरशाह सूरी मार्ग, इसको कंसिडर किया जाता है नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली और अमृतसर को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद में नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है ये आप देखोगे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद में नेशनल हाईवे 3 ये कनेक्ट करता है यूपी, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, देन वी आर हैविंग स्टेट हाईवेज। ये था ये जो इससे पहले हमने पढ़ा नेशनल हाईवेज के बारे में। नाउ यू कैन सी हियर द स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो है ये रोड्स है जो लिंक करता है स्टेट की कैपिटल को विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे अगर हम देखेंगे एज यू कैन सी हियर जो रोड्स है, जो रोड है दिस जो स्टेट हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज जो है ना ये एक स्टेट की कैपिटल को लिंक करता है इसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। बात समझ में आ रही है? स्टेट में हम बात करेंगे, स्टेट की जो कैपिटल है, ठीक है ना, वो उसको कनेक्ट करता है स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ एंड इसको भी कंस्ट्रक्ट करने की और मेंटेन करने की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है जिसका नाम है PWD जो है ना ये कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। उसके बाद में देन वी आर हैविंग व्हाट, डिस्ट्रिक्ट रोड्स।
तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स की जब हम बात करते हैं, ये वो रोड्स है जो कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट जो है या जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, ये वो रोड्स है जो एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है उस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट प्लेसेस से, उस डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करता है। एज यू कैन सी हियर, दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है इनको मेंटेन करने की जो रिस्पांसिबिलिटी है ये जिला परिषद की है। जिला परिषद आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे विलेजेस में पंचायती राज है या सिटीज में यू विल फाइंड द म्युनिसिपैलिटीज, एंड उसके बाद में आपको ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यू विल फाइंड द जिला परिषद जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन करने की। देन वी आर हैविंग अदर रोड्स में वी आर हैविंग रूरल रोड्स जो लिंक करते हैं रूरल एरियाज एंड विलेजेस को विद टाउन्स, ठीक है ना। अदर रोड्स में आप याद रखोगे वी आर हैविंग द रूरल रोड्स, और ये जो रूरल रोड्स हैं ये लिंक करते हैं रूरल एरियाज को किसके साथ, रूरल एरियाज और विलेजेस को कनेक्ट करता है ना टाउन्स के साथ, और इनको क्लासिफाई किया गया इस वाले कैटेगरी में। अदर रोड्स की जब हम बात करते हैं, रूरल रोड्स जो है ये लिंक करता है रूरल एरियाज को और विलेजेस को लिंक करता है किसके साथ, टाउन्स के साथ, ठीक है ना। एंड देन वी आर हैविंग दीज रोड जो है ना इनको एक स्पेशल इंपीटस मिला है अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक प्रोग्राम यहां कंट्री में लॉन्च किया गया, नेशन वाइड पूरी इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंडर ये जो अदर रोड्स है जिसमें रूरल रोड्स आते हैं ना, इनको आपस में क्या किया गया है, लिंक किया गया है, कनेक्ट किया गया है। या हम बोले खाली लिंक एंड कनेक्ट नहीं किया गया बल्कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू एक स्पेशल इंपीटस मिला है टू दीज ना रूरल रोड्स। एंड उसके बाद में देन वी आर हैविंग बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो है ना इनको कंस्ट्रक्ट किया या इनको कंस्ट्रक्ट करने की, मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हम बोलते हैं ना BRO, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। और ये जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना रोड्स को, कहां पे, किन एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। ये डेट आप याद रखोगे, कभी आपको आएगा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को किस ईयर में सेटअप किया गया है। सो इट वाज सेटअप इन द ईयर 1960 में इसको सेटअप किया गया है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। So this is a border roads organization. Then we are having metalled and the unmetalled roads. कभी इनके बीच में भी differences आते हैं कि metalled and unmetalled roads में क्या differences है। तो roads को classify किया गया है on the basis of the type of material used for their construction such as metalled and the unmetalled roads। कि यहां पे आप देखोगे रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में डिफरेंट मटेरियल का यूज किया जाता है, एंड उसी मटेरियल के बेसिस पे रोड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, वन द मेटल्ड रोड्स एंड सेकंड इज व्हाट, अनमेटल्ड रोड्स। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, जब हम मेटल्ड रोड्स की बात करते हैं दे मे बी मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के बने होते हैं, और उसके अलावा ये कंक्रीट होते हैं, और इवन इसमें बिटुमिन ऑफ कोल जो है ना वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। देयरफॉर दीज आर ऑल वेदर रोड्स, ये ऑल वेदर रोड्स हैं। व्हाई दे आर ऑल वेदर रोड्स, बिकॉज इसमें आप देखोगे ये ना दे मे बी मेड ऑफ सीमेंट एंड इसके अलावा कंक्रीट होते हैं, और इवन इसमें आप देखोगे ना बिटुमिन ऑफ कोल जो है ना वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो दे आर ऑल वेदर रोड्स। उसके बाद में अनमेटल्ड रोड्स की जब हम बात करते हैं, दे गो आउट ऑफ यूज इन द रेनी सीजन, बिकॉज इसमें आप देखोगे सीमेंट का यूज नहीं होता है, ये जिनको हम बोलते हैं कच्चे रोड्स होते हैं, और इसमें बिटुमेन ऑफ कोल जो है ना वो यूज नहीं किया जाता है, इसलिए दे गो आउट ऑफ यूज in the rainy season. So this is the difference between the metalled and the unmetalled roads. Now moving on to the next one, we are having the railways. रेलवेज की जब हम बात करते हैं, रेलवेज को कंसिडर किया जाता है प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो यहां पे आप देखोगे अगर आपको बल्कि कमोडिटीज को ट्रांसफर करना होगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, या लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को आपने उनको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस, एंड उसके लिए प्रेफर किया जाता है क्या,
रेलवेज। तो रेलवेज की जब हम बात करते हैं, रेलवेज आर मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरस एक्टिविटीज। रेलवेज के जरिए वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है ना, मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शन जो है ना वी कैन टेक या वी कैन परफॉर्म थ्रू रेलवेज। लाइक चाहे हम बिजनेस की बात करेंगे या साइट सीइंग की हम बात करेंगे या पिलग्रिमेज की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको गुड्स लेना होगा टू द लॉन्गर डिस्टेंसेस तो उसके लिए भी रेलवेज को प्रेफर किया जाता है। बात समझ में आ रही है। एंड उसके अलावा इंडियन रेलवे जो ना ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंट्री, है ना, कंट्री में। इंडियन रेलवे जो है इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री में जो गवर्नमेंट के अंडर है। रेलवे जो ना इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इट इज ना इट इज ये ना प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। ये किसके अंडर है, इसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करता है। तो रेलवे क्या है, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यहाँ पे। और फर्स्ट ट्रेन जो है जो इंडिया यहाँ पे इंडिया में पहली बार चली वो चली ना बॉम्बे से लेकर थाने तक 1853 में। डेट आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली रेल इंडिया में कब चली, 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस कवर किया इस ट्रेन ने, 34 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जो चली फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, दोनों महाराष्ट्र में है। एंड यहां पे आप देखोगे 1853 में ये पहली ये ट्रेन यहां पे चली, ठीक है। उसके बाद में देन वी आर हैविंग दिस रेलवेज। कि आपको ना रेलवे जो है ना नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवेज का आपको ज्यादा नेटवर्क मिलेगा एज कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट एंड एज कंपेयर टू वर्ड साउथ। तो रीजन क्या है, कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न एरियाज में ही क्यों आपको नेटवर्क रेलवे कनेक्टिविटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वर्ड साउथ। एज यू कैन सी हियर द नॉर्दर्न प्लेन जो है ना वहां पे आपको वास्ट फ्लैट एंड प्लेन लैंड मिलेगा एंड पॉपुलेशन भी वहां पे ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहां पे ज्यादा है। एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से रिच है नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है ना, प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर दर ग्रोथ। एंड दैट्स वाई आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवेज की ना कनेक्टिविटी के लिए या रेलवेज की डेवलपमेंट के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहां पे एक तो लैंड भी प्लेन है, उसके बाद में वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से रिच भी है। एंड दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस, दैट्स व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको रेलवे कनेक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द साउथ। व्हाइल एज इन द हिली टेरेन्स ऑफ peninsular region railway tracks are laid out through hills and gaps or tunnels। तो साउथ में आप साउथ इंडिया की जब हम बात करते हैं वहां पे हिली टेरेन है, पेनिनसुलर इंडिया की हम बात करेंगे तो वहां पे आप देखोगे ना रेलवे ट्रैक्स जो है ना वहां पे बनाए जाते हैं लो हिल्स के बीच में, गैप्स के बीच में और टनल्स के बीच में। लाइकवाइज इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान में, वहां पे ना सैंडी प्लेन है, सैंड है वो लूज मानी जाती है, तो वहां पे भी रेलवे लाइन्स ले डाउन करना मुश्किल है। इसके अलावा स्वैम्प्स ऑफ गुजरात के जो दलदल एरिया है वहां पे भी रेलवे बनाना मुश्किल है। इसके अलावा फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ एमपी में भी रेलवेज बनाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहां पे कंपैरिजन किया गया है कि नॉर्थ इंडिया में रेलवेज की कनेक्टिविटी ज्यादा है, रेलवेज का नेटवर्क ज्यादा है एज कंपेयर टू द साउथ इंडिया एंड एज कंपेयर टू व्हाट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कॉनकेन रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India। India का one of the most important economic region है that is Konkan, ठीक है ना, Konkan railway west coast, ठीक है ना, this is ना साउदर्न इंडिया वी कॉल इट एज द इंडियन पेनिनसुला। तो ये जो है ना ये यहाँ पे वेस्टर्न साइड वाला इलाका, और इस वेस्टर्न साइड वाले इलाके में आप देखोगे रेलवेज ना डेवलप किया गया कॉनकेन रेलवे, एंड उस वजह से आप देखोगे यहां पे फैसिलिटेट हुआ है मूवमेंट ऑफ ना गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स की यहां पे कॉनकेन कोस्ट में। एंड इस वाले कॉनकेन कोस्ट जो है ना इसको कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। ओके, देन वी आर हैविंग रेलवेज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेलवेज। इससे रिलेटेड भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट द इंडियन रेलवेज आर फेसिंग। नंबर 1 आप देखोगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेलवेज, मेनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। So this is one major problem that the Indian Railways are facing, that the many passengers जो है ना they travel in the trains but without having the ticket। उसके बाद में
thefts and damaging of railway property has not yet stopped, कि जो चोरियां रेलवेज में होती है, रेलवेज में होती हैं और रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना, ये भी कंप्लीटली रुका नहीं है। उसके बाद में पीपल जो है ना, दे स्टॉप ट्रेन, दे आर पुलिंग द चेन्स इनसाइड द ट्रेन एंड अननेसेसरली वो ट्रेन को रोकते हैं, ठीक है ना। पीपल स्टॉप द ट्रेन्स and pull the chain unnecessarily, and this causes heavy damage to the railways. This causes heavy damage to what? Railways. Okay, so these are the problems faced by the railways. Okay, then we are having next one is the major seaports. Major seaport से related जो है ना, एग्जाम में ज्यादातर मैप आता है, मैप क्वेश्चन आता है, उसमें आपको लोकेट करने होते हैं कौन सा सी पोर्ट कहां पे है। तो मैप भी मैं अभी आपके साथ डिस्प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले जो इंडिया, जो यहां कंट्री में जो मेजर सी पोर्ट्स है, एज यू कैन सी यार, क्योंकि हमने जो स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपने देखे, उसमें आपने कांडला पोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने थे। तो यहां पे आप देखोगे पहला है कि इंडिया इज हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, 7516.6 किलोमीटर है इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ, स्टार्ट्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात अप टू कन्याकुमारी इन साउथ एंड कन्याकुमारी से लेकर कोलकाता तक, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे, जब आप देखोगे इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो इंडियन कोस्ट लाइन जो है इट इज डॉटेड विद 12 आपको यहां पे मेजर सी पोर्ट्स मिलेंगे, और यहां पे आपको 200 नोटिफाइड या नॉन मेजर या माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स आपको मिलेंगे। और ये जो पोर्ट्स हैं ये 95% इंडिया का फॉरेन ट्रेड हैंडल करते हैं। 95% इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो हैंडल होता है किससे? इन्हीं मेजर सी पोर्ट से। तो इसमें आप देखोगे पहला है कांडला इन कच्छ। कांडला पोर्ट जो है ये कच्छ गुजरात में है। ये पहला वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद जो पहला पोर्ट इंडिया में डेवलप किया गया दैट वाज द कांडला पोर्ट। क्यों बनाया गया? ताकि मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर को कम किया जाए। तो दैट्स वाई आजादी के बाद ये पहला पोर्ट जो है सेटअप किया गया। एंड उसके बाद में आप देखोगे इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ था तो कराची पोर्ट जो है ना ये पाकिस्तान के पास चला गया, और यहां पे आप मुंबई पोर्ट जो था ना वो इंडिया के पास था, मगर प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा था, इसीलिए प्रेशर को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कांडला पोर्ट सेटअप किया गया। एंड कांडला पोर्ट जो है इट इज आल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट भी बोला जाता है, इट्स अ टाइडल पोर्ट। उसके बाद में मुंबई जो है ना ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। एंड द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू decongest the Mumbai port and serve as the hub port for this region। और यहां पे आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया गया किस चीज के लिए? ताकि डीकंजेस्ट किया जाए किसको? मुंबई पोर्ट को। एंड मुंबई पोर्ट एंड उसके बाद में सर्व एज हब पोर्ट फॉर दिस रीजन, और इस रीजन के लिए इसने सर्व किया या अभी भी सर्व कर रहा है एज अ व्हाट? एज अ हब पोर्ट। उसके बाद में एज यू कैन सी हियर दीज आर द मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है ना। एग्जाम में मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको यही मेजर सी पोर्ट जो है ना वो लोकेट करने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कांडला है यहाँ पे, उसके बाद में मुंबई पोर्ट है, मारमेंगो पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कोचिन पोर्ट है। उसके बाद में वी हैव चेन्नई में यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट है, प्रादीप पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है। ये है मेजर सी पोर्ट्स। इन पोर्ट्स की लोकेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी पोर्ट जो है ना वो आपने लोकेट करना होगा, स्पेशली कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मोरमेंगो, उसके बाद में कोचिन पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता पोर्ट में से कोई भी पोर्ट आ सकता है जिसको आप में वहां पे आउटलाइन मैप दिया होगा, और उसी आउटलाइन मैप के ऊपर आपने इन मेजर सी पोर्ट्स को लोकेट करना है। Is that clear? So this is मेजर सी पोर्ट, ठीक है। तो यहां पे इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया यहां पर, मगर इन मेजर सी पोर्ट्स को आपने यहां पे जो है ना इनको आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, इनको आपने याद नहीं रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो ना मैप रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, उसके बाद में देन वी आर हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग एयरवेज, ठीक है। एयरवेज जो है ना, एयरवेज जो है ये एयर ट्रैवल जो है ना ये फास्टेस्ट है और मोस्ट कंफर्टेबल है, मोस्ट कंफर्टेबल और वी कैन से प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। एयर ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं, एयरवेज की जब हम बात करते हैं, नंबर 1 एक तो ये फास्टेस्ट है और एट द सेम टाइम ये मोस्ट कंफर्टेबल है,
और मोस्ट ना प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। एंड देन इट कैन कवर ना ये डिफिकल्ट टेरेन्स को कवर करता है, हाई माउंटेन्स जिसमें आते हैं, और ड्रेरी ना डेजर्ट्स इसमें आते हैं, उसके बाद में डेंस फॉरेस्ट्स आते हैं, ठीक है ना, या लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस आते हैं, ठीक है ना। एंड एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज दिस इज एयर ट्रैवल की जब हम बात करते हैं, ये फास्टेस्ट है, ये कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ये कवर करता है डिफिकल्ट टेरेन्स को, लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स को, डेंस फॉरेस्ट्स को, एंड इसके अलावा लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस को भी कवर करता है विद ईज। एंड एयर ट्रैवल को, एयर ट्रांसपोर्ट को कंट्री में नेशनलाइज किया गया 1953 में। और वी आर हैविंग दिस पवन हंस हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है ये प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर सर्विस। किसको हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है? टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरियाज। इनएक्सेसिबल एरियाज में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ना, ये एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस को जिस जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन एरियाज में जो इनएक्सेसिबल एरियाज है। Are you getting me? So this was airways, as you can see here we have international airports in India, ठीक है ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी रिलेटेड कभी ना एग्जामिनर मैप दे सकता है। मैप वहां पे आपको कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे दिया होगा, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपने क्या करना है, लोकेट करना है। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखोगे आप यहां पे याद रखोगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई मीन टू से मैप वर्क आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें आपको लाइक फॉर एग्जांपल श्रीनगर है, अमृतसर है, दिल्ली है, जयपुर है, अहमदाबाद है, मुंबई है, गोवा है। उसके बाद में देन वी आर हैविंग साउथ इंडिया में कैलीकट है, बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है, उसके बाद में हैदराबाद है, नागपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। यह है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। और कोई भी वहां पे लाइक फॉर एग्जांपल वहां पे आप दिया होगा ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, लोकेट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, या अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी आपने याद रखना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है ना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट expected questions as far as this chapter is concerned, that is the lifelines of the national economy. इंशाल्लाह नेक्स्ट ORCC सेशन में आपके साथ किसी एक दूसरे चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।